नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो टाइमलाइन होगा वो होगा 17 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 17 से लेकर के 24 दिसंबर तक के सबको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशा से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया ने इसे सम्मान किया है। द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया पीएम मोदी कॉन्फर्ड कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। ये उन्हें मिला एडिस अबाबा में, इथियोपिया की कैपिटल है। 15 से देखिए 18 दिसंबर तक 3 देशों की यात्रा पे थे, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। और इथियोपिया जाने वाले वो पहले भारतीय पीएम भी बने हैं। साथ ही ये सम्मान पाने वाले वो पहले ग्लोबल लीडर है। 28वां विदेशी सम्मान उनको मिल चुका है। मतलब 28 देशों के जो उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनको मोदी जी को दिया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही वहाँ की जो संसद का जो संयुक्त जॉइंट सेशन होता है, उसको भी उन्होंने संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने 18वां संसद रहा जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, भाषण दिया है, संबोधित किया है। इथियोपिया याद रखेंगे। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन जो फूड है, उसके लिए यूनेस्को की जो मान्यता पाने पाने वाला विश्व का ऐसा पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर है इटली। ठीक है, इटालियन फूड कई लोगों को पसंद होता है। इटली बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू गेट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स नेचुरल क्यूजीन। वहाँ के नेचुरल क्यूजीन के लिए ये मिला है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में मिला है इटली को। ये पहला है, फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एंटायर नेशनल क्यूजीन्स। इटली जो व्यंजन होते हैं उनको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। और नई दिल्ली में यूनेस्को का 20वां सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ और वहां इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि जो इटालियन इटालियन जो कुकिंग होता है उसको एक स्किल की तरह देखा जाता है। इन्हें सबको ही नहीं कर सकते। अगला सवाल, हाल ही में किसे फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा एटना बॉनमाटी। एटना बॉनमाटी को जो फीफा का महिला प्लेयर ऑफ द ईयर। एडना बोनमाटी हैज फ्रॉन द बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द 2025। ठीक है, कतर के राजधानी दोहा में यह अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जहां पर दिया। पुरुष में जो मिला है वो मिला है ओस्मान डेम्बले, जो कि फ्रांस से हैं और पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते, पीएसजी क्लब के लिए खेलते हैं। वहीं महिला की बात करें तो एटना बोनमाटी को मिला है, स्पेन की हैं वो और बार्सिलोना क्लब से वो खेलती हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया। वो कौन थे? वो साहित्यकार थे और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। और उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो पहले साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और वो जो क्रम था 59वां था, 59। हिंदी साहित्य की अपूर्णीय क्षति, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगला सवाल, हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 के लिए जो हुआ आईपीएल नीलामी, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं कैमरून ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर हैं। आईपीएल ऑक्शन 2026, ठीक है, केकेआर ने खरीदा। जो 19 सीजन होगा अबू धाबी में मिनी ऑक्शन हुआ, वहां पे कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। उसके बाद पथिराना थे, जो कि चेन्नई की तरफ से खेलते थे, उन्हें भी 18 करोड़ के आसपास खरीदा गया है। केकेआर नहीं खरीदा है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी फिल्म है? वो है होम बाउंड। ऑस्कर 2026 नीरज घेवान होम्स बाउंड गेट शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी में किया गया है। होम बाउंड मूवी का नाम याद रखेंगे, होम बाउंड। और जो डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे, नीरज घेवान, और निर्माता है करण जौहर। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 ऑफ दिसंबर को मनाया गया। The Indian government declared 22nd December to be celebrated as National Mathematics Day every year to mark the birth anniversary of the Indian mathematician श्रीनिवास रामानुजन। ये जो तस्वीर दिख रहा है, यह है श्रीनिवास रामानुजन जी, जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उनके ही जन्म जयंती पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। उसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, श्रीनिवास जी का जो गणित में जो योगदान दिया था उसका सम्मान करने के लिए किया गया था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1887 में तमिलनाडु में। और उनके बारे में बताऊं तो 1918 में रामानुजन रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाले सेकंड इंडियन बने थे। इसके अलावा इंटरनेशनल जो गणित दिवस होता है वो 14 मार्च को मनाया जाता है, जिसे पाई डे भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किसने कर्मयोगी कर्मश्री रोजगार
कर्मश्री रोजगार का नाम बदल करके महात्मा श्री किया गया, वो ममता सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फ्रॉम कर्मश्री टू महात्मा श्री, वेस्ट बंगाल रिनेम्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम मूव आफ्टर सेंट्रल वीबीजी रामजी। विकसित भारत जो बिल लाया गया, जिसमें जो मनरेगा का नाम बदला था, उसको ये नाम रखा गया, वैसे ही इन्होंने भी कर्मश्री को महात्मा श्री किया। इन्होंने कार्य दिवस को 75 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की है। अगला सवाल, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है लद्दाख में, ठीक है? मनाया गया लद्दाख में। इसके बारे में देखिए, ये लद्दाखी नववर्ष पर मनाए जाने वाले एक सामाजिक धार्मिक त्योहार है, रिलीजियस भी है, सोशल फेस्टिवल भी है। 15 दिनों तक चलता है, जिसमें देवी-देवताओं की प्रार्थना की जाती है और जो एक आइबेक्स होता है, आइबेक्स मतलब एक स्पेशल टाइप का बकरी है, उसके सम्मान में नृत्य गीत किया जाता है और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा भी इसमें शामिल है। इसके तहत नए वर्ष का स्वागत आटे से निर्मित आइबैक्स सूर्य चंद्रमा की प्रतिकृति और रसोई की दीवारों पर रंगीन शुभ संकेतों के साथ किया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर मैथो नामक एक जुलूस निकाला जाता है, जो लोग जलती हुई मशाले लेकर पवित्र नारे लगाते हैं। ठीक है, तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काजीवाजी काशीवाजा की करीबा किस देश में है? राइट आंसर है जापान में है। ठीक है, क्यों था न्यूज में देखिए, जापान सेट टू रीस्टार्ट वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाम क्या है? काशीवाजाकी कारीवा। स्टार्ट होने वाला है 15 साल के बाद। तो 2011 में आए भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। रेडिएशन लीक हुआ था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद से जापान ने सुरक्षा के लिहाज से देश भर के जो सभी परमाणु रिएक्टरों को बंद किया था, अब वापस इसकी ओर लौट रहा है, क्योंकि सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा की ओर जो है जापान लौट रहा है। नाम याद रखेंगे, काशीवाजाकी करीवा, जो कि जापान का है। अगला है, राष्ट्र किसान दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया गया चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर, 23 दिसंबर को ये मनाया गया। ठीक है, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी जन्म दिवस पर मनाया गया। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, कर्नाटक के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों को किस देश से लाया जा रहा है? राइट आंसर है साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है। कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंपोर्ट्स टू बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और इसमें जो होगा, आप देखिए 8 लाया जा रहा है, और जहां तक 4 फीमेल है, 4 मेल है, ठीक है, उनको लाया जा रहा है। नासा का नया चीफ किसे बनाया गया है? जारेड आइजैक मैन। नाम याद रखिए, नासा का चीफ बनाया गया है जारेड आइजैक मैन। तो ये है वो जारेड आइजैक मैन, 15th एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, जो चीफ बनने वाले, प्रमुख बनने वाले 15वें क्रम के हैं। अगला सवाल, हाल ही में जहाज और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी एक बॉडी बनाई है? वो है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, सेंटर टू सेटअप अ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी फॉर वेसल्स एंड पोर्ट फैसिलिटी के लिए बना रहे भारत सरकार ने नई स्टेटरी बॉडी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में काम करेगी। नाम याद रखेंगे, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर जो ऑर्बिट होता है, उसमें लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक यानी कमर्शियल जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? उसको हमारे देश के इसरो ने लॉन्च किया है। इंडिया स्पेस एजेंसी लॉन्चेस इट्स हैवीएस्ट सैटेलाइट येट। नाम क्या है? द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट weighing over 6 टन सक्सेसफुली रीच ऑर्बिट फॉलोइंग अ माइलस्टोन लॉन्च बाय इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रह का नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला चलते हैं, हम लोग फटाफट चलेंगे ना, रुकना नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये टीम जो थी वो झारखंड थी, और पहली बार झारखंड ने ये टाइटल अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, ईशान किशन इंस्पायर्ड झारखंड बीट हरियाणा इन फाइनल टू विन मेडन टाइटल। पहला टाइटल था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। ईशान किशन सेंचुरीज पावर्ड झारखंड 262 शतक लगाया था ईशान किशन ने, और हरियाणा 193 पे ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम। झारखंड का पहला खिताब है, हरियाणा को हराया है। जो कप्तान थे झारखंड के, 18वां संस्करण है। T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, वनडे नहीं है, 50 ओवर का नहीं है, 20-20 ओवर खेला जाता है। और झारखंड से शतक लगाया ईशान किशन ने, वो एक जो छक्का मार के जो शतक लगाया था, और उसका जो है फायदा भी मिला है कि जो अगला जो T20 जो वर्ल्ड कप होना है फरवरी 2026 में, उसके लिए एक एज अ विकेट कीपर ईशान किशन को सेलेक्ट किया गया है। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीए डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आर्या सबैलेंका। सबैलेंका नेम्ड डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ सेकंड स्ट्रेट सीजन। ठीक है, ये जीती हैं आर्या सबैलेंका, जो कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है, और इस साल की बेस्ट फीमेल प्लेयर का पुरस्कार इन्हें मिला है। पिछले साल भी इनको ये सम्मान मिला था। लगातार 2 बार इन्हें बैक टू बैक सम्मान पाने वाली ये कितनी नंबर की खिलाड़ी हो गई? तीसरी खिलाड़ी हो गई। इससे पहले कौन है? सेरेना विलियम्स और इगा स्विटेक। यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि 4 प्लेयर के नाम दे दिए, उनमें से बताना है कि किन्हें 2 बार लगातार नहीं मिला है। तो सेरेना विलियम्स को मिल चुका है, इगा स्विटेक को मिल चुका है, और अब आर्या सबैलेंका को। देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, थोड़ा हिंदी में कहीं-कहीं बहुत जगह गड़बड़ हो गया, उसको इग्नोर करेंगे। फॉरेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में। इंडिया टू गेट फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में यह बनाया जा रहा था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट विल फोकस ऑन फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल साइंसेस पे ये फोकस करेगा, स्ट्रेटनिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। फॉरेस्ट को लेकर के इसमें पूरी सारी पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, इसके लिए 500 करोड़ का बजट भी रखा गया है। कहाँ पे बनेगा? यूपी में, गोरखपुर में बनेगा। भारत ने अपना पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुव 64। किसे बनाया? आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट 1.2 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। गीगाहर्ट्ज है 1.2 और 64 बिट डुअल कोर है। ये भी आपको इसमें याद रखना होगा। बनाया है सीडैक ने बनाया है। द अचीवमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लाई पे, जो हम पूरी तरीके से जो विदेशी पे निर्भर होते थे उसको कम करने के लिए इसको बनाया सीडैक पुणे ने। सीडैक पुणे ने बनाया, और माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। अगला देखते हैं, ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने शुरू की है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे पसंद आया, मेघालय ने बनाया है। मेघालय का इनिशिएटिव है। मेघालय's इको ड्राइव एट टूरिस्ट स्पॉट पे 100 प्लास्टिक, 100 फॉर प्लास्टिक, 100 रुपए देना होगा, गेट रिफंड ऑन रिटर्न। तो हुआ क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए, लोकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मेघालय में जो भी सेंसिटिव इको टूरिज्म जो स्थल होगा, जब भी क्या होता है, टूरिस्ट हम लोग जब जाते हैं तो प्लास्टिक बॉटल, रैपर वगैरह लेकर के साथ में जाते हैं, तो कहीं पे उसको जब हम लेकर के जाएँगे तो 100 रुपए हमको क्या करना होगा, रिफंडेबल डिपॉज़िट हमको वापस मिल जाएगा, जमा करना होगा। जब हम अंदर जाएँगे, घूम-घाम के जब हम वापस आएँगे, तो वो प्लास्टिक कचरे को निर्धारित काउंटर पर जमा करेंगे, तब जाकर के वो 100 रुपए हमको वापस मिलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि 100 रुपए से क्या, 100 से ज़्यादा इसका रेट को और बढ़ा देना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ शुरू होगा? ये शुरू होगा बैंगलोर नहीं, ये शुरू होगा मुंबई में शुरू होगा। जेपी मॉर्गन इसको सेट करे, जेपी मॉर्गन को सेट अप इन एशियाज़ लार्जेस्ट जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन मुंबई। मुंबई में कहाँ? पवई में, जो कि स्प्रेड कित ओवर 2 मिलियन स्क्वायर फीट। द सेंटर विल एम्प्लॉय अराउंड 30,000 पीपल बाय 2029, 2029 तक बन के तैयार होगा, एंड हाइलाइटिंग इंडियाज़ ग्रोइंग रोल एज़ अ ग्लोबल हब फॉर, ग्लोबल हब बनेगा किसके लिए? बैंकिंग फाइनेंस के लिए बनेगा। 2029 तक बनेगा। 900 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग किस राजमार्ग पर स्थित है? कौन से एनएच पर है? तो एनएच 45 इंपॉर्टेंट है। एनएच 45 काफी न्यूज में था। ये आप तस्वीर देखिए, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व से गुजरता है। यही नाम को याद रखिए, नौरादेही टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया गया है। सड़क पर 5 में मोटी रेड टेबल टॉप मार्क की गई है, ताकि हम गाड़ी को वहां पे स्लो करा जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जानवर जो है गुजरते हैं। इस उद्देश्य से सड़क को रोकना और वन जीवों को सुरक्षित करना है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 11.96, और भोपाल और जबलपुर को ये एनएच जोड़ता है। टाइगर रिजर्व है जो वन्य जीव अभयारण्य, उसका नाम है कौन सा? या नौरादेही टाइगर रिजर्व है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से भी घुरावा गलियारा ये होगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नाम याद रखिए, एनएच 45, और लेंथ कितना है? लगभग 12 किलोमीटर है। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉर्ज एंटोनियो कॉस्ट। जॉर्ज एंटोनियो कॉस्ट जो है इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट चिली। कोल इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? तो बी साईराम। बी साईराम टेक ओवर द न्यू चीफ ऑफ कोल इंडिया, क्योंकि he would be taking charges from Sanoj Kumar Jha, also the additional secretary and the minister of coal who held interim charge of coal India.
फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्रिकेट या फीफा जो बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसको याद रखते हैं। इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी जो क्लब है उसने इसको जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन। 2025 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल पीएसजी बीट फ्लेमिंगो को हराया एंड पेनल्टी में आफ्टर 1-1 का ड्रॉ। 1-1 का पहले से ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद 2-1 से पेनल्टी में हरा दिया जाता है। जीतने वाली टीम का नाम क्या है? पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन और हारने वाली टीम है फ्लेमिंगो जो कि ब्राजील की है। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था 14 से 17 दिसंबर के बीच। जीता कौन? पेरिस सेंट जर्मन जो कि फ्रांस की है और हारा कौन है? फ्लेमिंगो जो कि ब्राजील का है। ये सेकंड एडिशन था। पहला एडिशन 2024 में हुआ। स्पेन का रियल मैड्रिड क्लब ने उसे जीता था। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में था, दूसरी बार हुआ था ये। तो डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर विल बी कॉन्वेड द सेकंड डब्ल्यूएचओ समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। पहला जो देखिए गांधीनगर में हुआ था, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली के। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर हुआ? किसने किया? डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय ने। स्पीड से चलेंगे फटाफट ताकि एक बार में वीकली करंट अफेयर रिवीजन हो जाए। ब्लूमबर्ग की 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में जगह बनाने वाले भारत की एकमात्र फैमिली कौन है? ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कौन होगा। न ये है, न ये है, न ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंबानी फैमिली जो है वो इसमें लिस्ट में आया था। वर्ल्ड टॉप 10 richest family 2025 वॉल्टन अल नहान फैमिली लीड इन टॉप में है। इंडिया की जो फैमिली है कौन? अंबानी फैमिली, वो रैंक 8th पे है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का डिजाइन किसने किया था? रामवी सुतार जी। अब सवाल ये आएगा कि अभी क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में। वो महाराष्ट्र थे। 1999 में उन्हें पद्मश्री मिला, 2016 में पद्म भूषण मिला और महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो महाराज भूषण है वो भी उनको मिल चुका है। तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का डिजाइन किसने किया? राम विस्तार याद रखेंगे। भारत की संसद में जो महात्मा गांधी की आप बैठी हुई मूर्ति देखते हैं उसका भी डिजाइन राम सुतार जी ने किया था। अगला सवाल, मोदी जी जहाँ जाते हैं अवार्ड लेकर के आ रहे हैं। तो मोदी जी को ओमान का भी मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान सम्मानित किया गया 15 से 18 दिसंबर में। पहला सवाल था, हमने उसमें रिवीजन देखा था कि जॉर्डन गए, फिर इथोपिया, वहां पे भी वो पहली बार जाने वाले गए थे, पहले पीएम बने थे, फिर ओमान गए हैं। तो वहां पे उस समय हम पढ़े थे ना 28वां उनको मिला था। अब देखिए ओमान में मिल गया तो 29वां मिल चुका है, 29वां क्रम। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना है कहाँ? पतंजलि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के हरिद्वार में है। संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख इनिशिएटिव थी ज्ञान भारतम मिशन, उसके तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना है। पतंजलि यूनिवर्सिटी की बात करो तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया था। विश्वविद्यालय ने 50,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों का संरक्षित किया है। पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना है पतंजलि यूनिवर्सिटी। हाल ही में फीफा अरब कप किसने जीती? मोरक्को ने जीता था। मोरक्को ने जॉर्डन को हराया। कतर में हुआ था इसका आयोजन। मोरक्को का ये दूसरा टाइटल है। अरब देशों के बीच एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, वो ये है और हर 4 साल में एक बार होता है। हम लोग ज़्यादातर फीफा को जानते हैं, लेकिन इस तरह के टाइटल भी होते हैं। तो ये जो हुआ था 1 से 18 दिसंबर के बीच में हुआ था, जिसे किसने जीता? मोरक्को ने जीता, जिसका दूसरा टाइटल। किताब है द सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किसने लिखा है? तो लिखा है मोहर बसु ने। मोहर बसु ने लिखा है। ये कवर पेज आप देख लीजिए। ये है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इससे पहले वो शाहरुख खान का भी लिख चुके हैं। शाहरुख खान लेजेंड आइकन स्टार। किसने लिखा है? मोहर बसु ने। वाडा WADA वाडा की जो 2024 की जो टेस्टिंग फिंगर्स रिपोर्ट आई उसमें सबसे ज्यादा जो एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया है? ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने किया इंडिया टॉप ग्लोबल डोपिंग लिस्ट फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी लगातार 3 साल हम लोग इस रिपोर्ट में टॉप में चल रहे हैं। ठीक है, 260 एथलीट इसमें पॉजिटिव पाए गए और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है WADA वाडा, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है? महिला ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली महिला बनी है साई जाधव। ठीक, साई जाधव बनी है पहली महिला। 23 ओल्ड फ्रॉम कोल्हापुर मेक्स हिस्ट्री एज अ फर्स्ट वुमेन PA ऑफिसर टू कंप्लीट प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एट IMA। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पास होने वाली पहली महिला अधिकारी साई, ठीक है, साई जाधव। ठीक है, ये है साई जाधव।
93 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला अधिकारी बनी है। ठीक है? यहाँ पर सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और अब तक 93 साल के इतिहास में अब तक 67,000 से ज़्यादा ऑफिसर तैयार हुए हैं और क्योंकि 1932 में अकेडमी बना था और इसका मुख्यालय जो है वो आईएमए का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है और मैंने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है, वो प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, उसमें लेफ्टिनेंट है और 2022 में ही महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इस वजह से अब तक 93 साल में पहली बार कोई महिला अधिकारी बनी है। तो ये मत सोचिएगा कि इतने साल में अभी तक सिर्फ एक महिला कोई टैलेंटेड नहीं थी, ऐसा नहीं था। 2022 में पहली बार एनडीए में पुरुषों को जाने की अनुमति थी, लेकिन 2022 में महिलाओं को भी जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद साईं जादव जो है वो बनी है पहली महिला अधिकारी। टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? जीएस दिल्ली एजिस ने जीता टेनिस प्लेयर का खिताब, ठीक है? ये वो चैंपियन टीम की तस्वीर आप देख लीजिए, जीएस दिल्ली जीएस। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का मखाना उत्पादक देश में भारत का स्थान कौन-सा है? तो भैया पहले नंबर पर है हम लोग मखाना के प्रोडक्शन में। इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट मखाना प्रोड्यूसर विथ 80% ग्लोबल शेयर मतलब दुनिया का 80% हम लोग उत्पादन करते हैं। इसी में से भी 80 टू 89 5% लोग केला कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। फॉक्स नट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर सवाल आ जाए कि फॉक्स नट के नाम से किसे जाना जाता है? काजू खजूर या फिर मखाना? राइट आंसर विल बी मखाना। अभी बिहार में मिथाला मखाना को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है और मखाना बोर्ड भी बनाया गया कहाँ पे? पूर्णिया में, क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? किसे नियुक्त किया गया है? कौन है वो? रवि रंजन, नाम याद रख लीजिए, रवि रंजन। एसबीआई गेट्स न्यू एमडी एज रवि रंजन टेक चार्जेस। ठीक है, किसका स्थान लेंगे वो? विनय एम टोस का स्थान लेंगे और एसबीआई में एक होता है चेयरमैन और एक इसके साथ होते हैं 4 एमडी। उन 4 एमडी में ये एक है रवि रंजन और चेयरमैन तो आपको पता होगा चल्लू श्रीनिवासलू शेट्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ऑलमोस्ट हम लोग 100% के करीब पहुंच रहे हैं। 99.2% जो होता है वो इसको कर लिया गया है, इलेक्ट्रीफाई कर लिया गया है। देखिए नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइज 99.2 ऑफ परसेंट ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क। ब्रॉड गेज क्या होता है? पटरियों के बीच का गैप है, तो ब्रॉड गेज का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब पटरियों गैज के बीच का जो गैप है वो है इतना एमएम, 1616 एमएम। मीटर गेज में 1000 एमएम और नैरो गेज में 762 एमएम, तो उससे कम। हमारे यहाँ ज्यादातर जो ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन इसमें दौड़ सके इस तरीके से, डीजल वाली नहीं, वो किया जाता है। तब तक 99.2% ये कर लिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 19 दिसंबर को मनाया गया। अब क्यों मनाया गया? कि पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली ही इंडिया में आए हैं और गए भी पोर्टुगीज ही सबसे लास्ट में है, गोवा से निकले थे 1961। उन्होंने सोचो देश की आजादी हो चुकी 1947 में, उसके बाद भी वो लोग कितने सालों तक थे? 1967 में वो गए हैं। ऑपरेशन विजय, ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें, ऑपरेशन विजय का सवाल आ जाए कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? कारगिल वॉर से है या किससे है? तो आपको बताना है उसका संबंध गोवा मुक्ति दिवस पुर्तगालियों को भगाने से है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच एकता अभ्यास एकता अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मालदीव के बीच में होता है, इंडस ओशन में होता है, इंडियन ओशन में होता है। 8वां संस्करण था और 15 से 17 दिसंबर तक ये किया गया है। पता नहीं है, बस और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट हम इसको कवर करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया गया? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडर, इसके तहत बना बचाया गया है। भारत की पहली मिस, एक और इम्पोर्टेंट, भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया। कौन है वो? मेहर कास्टेलिनो, 81 ईयर्स की थी, भारत की पहली मिस इंडिया, जो कि फैशन जर्नलिस्ट थी और 1964 में वो ये बनी थी। अंतरिक्ष में, स्पेस में जब व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? माइकेला बेंथोस, जो कि जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है। माइकेला बेंथोस, ठीक है, नाम याद रखेंगे। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट पर सवार होकर के NS-37 सब आर्टिकल मिशन में उड़ान भरेंगे। कौन है? माइकेला बेंथोस। व्हील चेयर में इस्तेमाल करनी जर्मनी की है, जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है। फिर आता है SAAF वुमेन क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में हुआ, नेपाल को हराया। पहला ही एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला है। और इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्लब बन चुकी है। पहला इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का है तो और इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है।
टर्नर, हम लोग बहुत सारा प्राइज़ पढ़ते हैं, एक प्राइज़ और है टर्नर प्राइज़। किसने जीता है? नल्ला कालू ने जीता है। ये अवार्ड जो है मूर्तियों और ड्राइंग के लिए दिया जाता है। ये कौन है? ये स्कॉटलैंड से हैं। विश्व की पहली महिला अक्षम कलाकार है ये अवार्ड पाने वाली और ये एक आर्ट अवार्ड है। टर्नर अवार्ड क्या है? आर्ट, कला को दिया जाता है। इंग्लिश पेंटर जेएमडब्ल्यू टर्नर के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। ठीक है? टर्नर प्राइज़ का संबंध किससे से सवाल आ जाता है? सिंगिंग से है, प्लेइंग से है, आर्ट से है, तो याद रखेंगे इसका संबंध आर्ट से है, कला से है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के द्वारा। किस पर किया गया? सीरिया पर किया गया और इसमें जॉर्डन ने भी साथ दिया। कि जो सीरिया में जो आईएसआईएस के लड़ाके हथियार ठिकानों को नष्ट करना था, पिछले साल सीरिया में आईएसआईएस से जो हमला हुआ तो उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया, जो कि सीरिया पे किया और इसमें जॉर्डन ने साथ दिया। सवाल स आ सकता है हॉकाई स्ट्राइक का संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। किसने लॉन्च किया था? अमेरिका ने लॉन्च किया। किस पर लॉन्च किया था? सीरिया ने पहुँचा और इसपे किस देश ने साथ दिया? तो जॉर्डन ने साथ दिया। हाल ही में पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो वो मध्य प्रदेश ने की है। 5 टाइगर रिज़र्व को जोड़ा जाएगा इसमें ताकि टाइगर कहीं से भी आ जा सकें। पहला है पन्ना टाइगर रिज़र्व, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, संजय दुबरी टाइगर रिज़र्व, कान्हा टाइगर रिज़र्व और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व। ये 5 टाइगर रिज़र्व का नाम याद रख लीजिए। पन्ना, बांधवगढ़, संजय, दुबरी, कान्हा, सतपुड़ा और इसकी जो लेंथ होगी वो 961 किलोमीटर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 मेंस एशिया कप जीतने वाला पाकिस्तान, ठीक है? मैं मैच ये देख रहा था, फाइनल मैच कुछ करीबन 348 या 350 का टारगेट मिला था और पाकिस्तान इसको ईज़िली जीत जाता है। यूएई में हुआ था, ठीक है? भारत को हराया है, 12th एडिशन था और भारत के दूसरा है, पहला भारत ने जीता था और अब तक शायद भारत 8 बार जीत चुका है। लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी थोड़ा ढंग से खेलते तो शायद इंडिया भी इस मैच को जीत जाता। ठीक है? बट खैर छोड़िए, पाकिस्तान वैसे भी बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहा है, छोटा-मोटा ही जीत पा रहा है। इससे पहले हांगकांग फिर से जीते थे, जिसका कोई मतलब नहीं है और अब अंडर 19 मेंस एशिया कप ठीक है, मतलब है इसका लेकिन बाकी चीज़ों में तो भारत आगे ही है। अब 1-2 सवाल और बचे हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नया गुणवत्ता मार्क कौन-सा है? वो है आयुष मार्क। आयुष मार्क याद रखेंगे। आईएसआई में जो मार्क होता है उसी की तरह एक मार्क है जो आयुष प्रोडक्ट पर होगा और उसकी सर्विस की क्वालिटी को डिफाइन करेगा। नाम याद रख लीजिए आयुष मार्क। फिर है यूएनएचसीआर का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये है बरहम सलाह। बरहम सलाह फ्रॉम इराक। कहाँ से है? इराक से है। इसका मतलब क्या होता है? यूएन यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो बाहर से जो रेफ्यूजीज आते हैं, शरणार्थी उनके लिए जो एक संगठन है वो है। बरहम सलाह के बारे में बताऊँ इराक के हैं वो 2006 से 9 तक इराक के डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। साथ ही साथ 2018-22 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बताइए। और अब यूएनएचसीआर के नए अध्यक्ष बने हैं परम सलाह इराक से। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? ये हमारा देश इंडिया करेगा। अभी किसने किया था? ब्राज़ील ने किया था और अब इंडिया ने करेगा। तो 17 दिसंबर से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने थे, 17 से लेकर के 24 तक वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।